नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस एंड मैथ्स अड्डा पर। मैं सुनील जहांगीर आपके लिए लेकर आया हूं बायोलॉजी सेकेंड ग्रेड के लिए जो अपना टॉपिक है, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी का। देखिए दोस्तों, साइटोलॉजी या सेल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ भी चुके हैं, कई बार आते हैं क्वेश्चन, इसके अलग अलग प्रकार से अलग अलग वेरिएंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अपन इस टॉपिक को इस प्रकार से कवर करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर नहीं छूटे, जो किसी भी लेवल का आपको दे दिया जाए। ये जो टॉपिक है अपना, ये आपका ग्रेजुएशन और 12th दोनों के बेस के ऊपर बनाया गया है, जिसके अंदर आपके कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं होने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं सेल बायोलॉजी या आप इसको कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये साइटोलॉजी जो शब्द है ये मिला कहां से, तो ये आता आपका ग्रीक भाषा का जो शब्द है जिसको कहते हैं साइटोलोगस। ये जो साइटोलोगस होता है आपका, काइटोलोगस होता है, इससे मिलकर बना है। काइटोस का अर्थ होता है यहाँ पे वेसल्स, यानी कोई भी खोखली चीज, या आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी, अगर आप डब्बे की बात करते हो ये एक वेसल्स हो गया, या इस तरीके से आप बोलोगे कि वेसल्स है, खोखली कोई भी वस्तु है, या उसी को अपन क्या बोलते हैं सेल, या ये क्या हो जाएगा आपकी कोशिका। और लोगोस का मतलब होता है एक डिस्कर्स। डिस्कर्स का मतलब क्या होगा, किसी भी चीज के बारे में अध्ययन करना। इसका मतलब कोशिका के बारे में अध्ययन करना ही क्या है, कोशिका विज्ञान, यानी कोशिका का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा आपका, साइटोलॉजी कहलाएगा। अब नजर डालते हैं थोड़ा सा कोशिका के इतिहास के ऊपर कि सेल है उसका इतिहास क्या है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें तो सबसे पहले कोशिका को देखने वाले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मार्सेली मेलपिगी, जिसको एम मेलपिगी नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1661 के अंदर सबसे पहले पादप और जंतु कोशिका की एक छोटी छोटी इकाइयों को इसने देखा, और उसने उन इकाइयों को क्या नाम दिया, उनको कहा सैक्यूल या यूट्रिकुलस के नाम से उनको जाना, कि सैक्यूल या यूट्रिकुलस पाई जाती हैं, और वो क्या करती हैं, पादप या जंतु की इकाइयां होती हैं। लेकिन अगर सही तरीके से अपन देखें तो खोजकर्ता के रूप में किसको पढ़ा जाता है, हमेशा रॉबर्ट हुक को पढ़ा जाता है। इन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहले कोशिका को देखा। वास्तव में उसने कोशिका के इस तरीके से चेंबर देखे, इस तरीके से बहुत सारे चेंबर हैं, उनको देखा था इस तरीके से। तो वास्तव में अगर अपन बोलते हैं इसने कोशिका को तो देखा, लेकिन कोशिका के एक विशेष कोशिका में, जिसको आप क्या बोलते हो, सेल वॉल, वास्तव में इसने सेल वॉल को देखा था। केवल सेल वॉल ही इसको दिखाई दी थी। उसके बाद में इसने कुछ भी नहीं देख पाया। लेकिन इन्होंने इस डब्बे को देखकर कहा कि प्रत्येक जो पादप है या जंतु कोशिका है उसका निर्माण इन विभिन्न प्रकार के एक जैसे जो आपके डब्बे हैं या एक जैसे जो खांचे हैं इनसे मिलकर होता है, और इनको इसने क्या नाम दिया, सेल्यूला। सेल्यूला नाम है ये दिया इनको। या अपन बोल सकते हैं कि ये जो कोशिका इसने देखी थी ये किसकी कोशिका थी, कौरक थी, जो आपकी छाल होती है उसकी एक मध्य प्रकार की, यानी जिंदा कोशिका इसने नहीं देखी थी। सबसे पहले इसने कौन सी कोशिका देखी थी, आपकी मध्य प्रकार की कोशिका को इसने देखा था। अब बारी आती है कि इसने इस कोशिका की जानकारी दी कहां पे, इसने अपनी एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इस माइक्रोग्राफिया नामक बुक के अंदर इसने क्या किया, कोशिका की जानकारी लिखी कि ये कोशिका है, इसके अंदर ये वो जो भी बातें थी पूरी विस्तृत अध्ययन इसने इसके अंदर किया माइक्रोग्राफिया के अंदर। इसने कोशिका की अधिकतम जानकारी दी, इसीलिए फादर ऑफ साइटोलॉजी के रूप में किसको पढ़ा जाता है, रॉबर्ट हुक को ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले जिंदा कोशिका देखने वाले व्यक्ति कौन थे। इन्होंने जो कोशिका देखी वो तो कैसी थी, आपकी डेड सेल थी, मृत प्रकार की थी। लेकिन सबसे पहले जिंदा कोशिका देखने वाले व्यक्ति थे वो थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ, जो रॉबर्ट हुक के 9 साल बाद में इन्होंने सबसे पहले जिंदा कोशिका देखी। और बात आती है कि जिंदा कोशिका के रूप में देखा किसे, तो जिंदा कोशिका के रूप में इन्होंने जीवाणु कोशिका को देखा वास्तव में। उसके बाद में इन्होंने जीवाणु के बाद में इन्होंने आरबीसी, प्रोटोजोआ, बहुत सारी कोशिकाओं को देखा। एक कोशिकीय अपन बोल सकते हैं जो छोटे जीव हैं उनको देखा, और सबको एक नाम दिया इन्होंने, एनिमलक्यूल। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ल्यूवेनहोफ ने जिंदा कोशिका देखा, उस जिंदा कोशिका का नाम क्या रखा गया, तो उसका नाम क्या रखा गया, एनिमलक्यूल नाम से वो कोशिका जानी गई आपकी। उसके बाद में बारी आती है कि इन्होंने जीवाणु की खोज की या जीवाणु के बारे में देखा, तो इसके लिए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी की अगर बात आती है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी आपका अगर आता है कहीं पे, इसका मतलब वो कौन, आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोफ उसके अंदर पढ़े जाएंगे आपके। अब बारी आती है कि मानव की ऐसी कौन सी कोशिका थी जो उन्होंने सबसे पहले देखी,
तो मानव की सबसे पहले देखे जाने वाली जो कोशिका होती है वो कौन सी आपकी स्पर्म, जो मानव की सबसे छोटी कोशिकाओं के अंदर आती है। तो मानव की सबसे छोटी कोशिका अगर पूछे तो आपका क्या होता है, स्पर्म या शुक्राणु। अगर कोशिकाओं के आकार की ही बात करें तो अगर देखें तो सबसे पहला जो कोशिका एकदम पूर्ण रूप से कोशिका जो होती है वो कोशिका आपकी कौन सी होगी, माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है जिसके अंदर कोशिकांग मिलेंगे, जो कोशिका सिद्धांत के रूप में आपकी जानी जाती है। लेकिन इससे अगर छोटी कोशिका की बात करें तो वायरस होता है, ये कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता है कि कोशिका सिद्धांत बोलता है कि संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है और इसका निर्माण पहले वाली कोशिका से होगा। लेकिन वायरस की दिक्कत क्या होती है कि ये क्या करता है कि जैसे किसी भी होस्ट सेल के अंदर होगा तब वहां पे अपने जीवित कोशिका होने का लक्षण दिखाता है, लेकिन जैसे कोशिका से किसी भी होस्ट सेल से बाहर आएगा तो वहां पे ये मृत प्रकार की कोशिका के अंदर बदल जाएगा। इसीलिए ये कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करता। तो यहां से अपन सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। लेकिन इससे छोटी छोटी और बात करें तो वायरोन होता है, जो डीएनए का आरएनए का एक छोटा घटक होता है, उसको वायरोन कहा जाता है। उससे थोड़ी सी बड़ी कोशिका के रूप में प्रायन होता है, जो प्रोटीन का घटक होता है, और उससे बड़ी प्रकार की क्या होगी आपकी वायरस। और वायरस के बाद में पूर्ण कोशिका सबसे पहली, जो सबसे पूर्ण रूप से कोशिका की बात करते हैं तो क्या आएगी आपकी माइकोप्लाज्मा, जिसको सबसे छोटी कोशिका के रूप में पढ़ा जाता है। उसके बाद में आपकी बैक्टीरिया कोशिकाएं हैं, ऐसे चलती रहेंगी आगे के आगे। तो ये वाली आपकी कोशिकाओं के बारे में जानकारी आती है। फिर अपन अगला अपना आता है इसके अंदर कोशिका का सिद्धांत, सेल थ्योरी, वो देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी दोस्तों, देखिए कोशिका की अगर जानकारी अपन आगे कर रहे हैं तो इसके अंदर क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर आते हैं कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। अगर अपन जगत की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो आपकी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा लेडलावी। ये कई बार नाम आता है, आपको इतना ही नाम मिल जाएगा माइकोप्लाज्मा या लेडलावी। अगर नाम मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है माइकोप्लाज्मा लेडलावी, ये क्या होती है, जगत की सबसे छोटी कोशिका होगी आपकी। अगर ये नाम नहीं आए तो कई बार एग्जाम के अंदर पीपीएलओ नाम भी लिखा हुआ आ जाता है। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये आपका मिल जाएगा। अगर सबसे बड़ी कोशिका की अपन बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी आपकी, शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच का अंडा होता है, जो सबसे बड़ी कोशिका होती है। अंडा कोई भी हो वो हमेशा एक ही कोशिका होगी आपकी। अब बारी आती है इसके अंदर, अगर सबसे लंबी कोशिका अगर पूछ ली जाए तो सबसे लंबी कोशिका आपकी कौन सी होती है, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। जो अधिकतम जीवों के, जो बड़े जीव हैं उनके अंदर अधिकतम लंबाई इसकी कितनी हो सकती है, 90 से 100 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई जा सकती है। न्यूरॉन कोशिका की एक बात ये होती है कि ये कोशिका जन्म के बाद में विभाजित नहीं होगी। इसकी अगर लंबाई, अगर कोई जीव है उसके अंदर इनकी संख्या जितनी उतनी रहेगी, और अगर ये जीव बड़ा होता तो इसकी केवल लंबाई के अंदर क्या होगी, हमेशा वृद्धि होती है। ठीक है। अगर मानव की पूछे तो सबसे छोटी कोशिका मानव की शुक्राणु या स्पर्म होता है, और सबसे बड़ी कोशिका क्या होता है उसका, अंडाणु या ओवम पाया जाता है सबसे बड़ी कोशिका के अंदर। पादप की सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करते हैं तो वो होती है माइक्रोसिस्टिस। ये एक आप थैलोफाइटा का प्रकार होता है जिसके अंदर शैवाल वगैरह जो आते हैं आपके, सबसे छोटी अंदर ये आएगा। और पादप की सबसे बड़ी कोशिका की अगर बात करते हैं तो वो आपकी क्या हो जाएगी, एसिटाबुलेरिया, ये भी एक प्रकार की सवाल। और सबसे लंबी कोशिका की अगर बात करते हैं तो रेमी फाइबर जो कोशिका होती है वो क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक है। ये बोहर्मिया निवाया के जो पादप होता है उसके तंतु उसके फाइबर से निकलते हैं, तो रेमी फाइबर है। आपसे पूछे तो सबसे लंबी कोशिका, और पादप की सबसे छोटी कोशिका पूछ ले तो आपका क्या होगा, एसिटाबुलेरिया, जो सबसे छोटा शैवाल होता है। अगर सबसे छोटे शैवाल का अगर नाम आता है तो आपका शैवाल कौन सा होगा, एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल होता है सबसे छोटा। लेकिन पादप की वो सबसे बड़ी क्या होता है, कोशिका होता है आपका। अब इसके बाद में बात करते हैं कि कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे, सेल थ्योरी। तो सबसे पहली बात आती है कि कोशिका सिद्धांत दिया किसने, तो अपन ज्यादातर यही पढ़ते हैं कि कोशिका सिद्धांत देने वाले व्यक्ति हैं स्लाइडेन और सवान। जो जेकब स्लाइडेन और थियोडोर सवान है, ये प्लांट विज्ञान के अंदर आप बोल सकते हो कि ये बोटनी के अंदर या वनस्पति शास्त्री हैं, और ये आपके एनिमल के अंदर यानी प्राणी शास्त्री हैं, जंतु शास्त्री के अंदर ये आते हैं आपके, तो ये उनके अंदर है। इन दोनों ने मिलकर यही बात बताई थी कि प्रत्येक जीव है वो एक कोशिका से बना होता है, और उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उसकी क्या होगी, कोशिका होती है। लेकिन यहाँ पर इससे पहले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ड्यूटेरोचैट। ये ड्यूटेरोचैट वैज्ञानिक ने इनसे पहले क्या किया था कि एक मिमोसा नाम का पादप था,
मिमोसा प्लांट, उसकी कोशिका को नाइट्रिक एसिड के अंदर डाल दिया और डालकर उन दोनों कोशिकाओं को क्या कर दिया, अलग कर दिया। तब इसने भी ये बातें, इसने अगर बोले कि नींव रखने वाला व्यक्ति कौन है, तो वो तो कौन है, ड्यूटेरोचैट। इसने सबसे पहले मिमोसा पादप के अंदर ऐसा करके देख लिया था। लेकिन विस्तृत अध्ययन और व्याख्या करने वाले, दुनिया के सामने लाने वाले व्यक्ति कौन है, स्लाइडेन और स्वान। इन्होंने 1838 और 39 के अंदर दिया, इन्होंने ये बात बताई। लेकिन उसके बाद में आधुनिक कोशिका सिद्धांत आता है, जो देने वाले व्यक्ति कौन है, रुडोल्फ विर्चो 1855 के अंदर। इन्होंने क्या बोला कि प्रत्येक नई कोशिका है वो हमेशा पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। इन्होंने अपनी भाषा में क्या लिखा था, एक कथन लिखा था, ओमनिस सेलुला इज सेलुला। ये कथन कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता कि ये कथन किसका है, तो ओमनिस सेलुला इज सेलुला अगर कथन आता है तो किसका होगा, रुडोल्फ विर्चो का होता है। जिसका मतलब होता है कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। नई कोशिका बनेगी वो पुरानी कोशिका के सेल डिवीजन से बनती है और उसकी, लेकिन कई ऐसे जीव आते हैं जो इस सिद्धांत की पालना नहीं करते, कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करेंगे, उसके अपवाद के रूप में लिखे जाते हैं। एग्जांपल देखें तो वायरस, सबसे पहला अपवाद इसके अंदर वायरस ही आता है, जो क्या काम करता है, जो जंतु और पादप दोनों के बीच की योजक कड़ी बोल सकते, सॉरी सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की क्या बोल सकते हैं, इसको योजक कड़ी कहा जा सकता है। क्योंकि कोशिका के अंदर आने पर ये सजीव की भांति और कोशिका से बाहर ही किसकी भांति काम करता है, निर्जीव की भांति। तो यह कोशिका सिद्धांत की पालना नहीं करते। आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है या प्रोटिस्टा संघ के कुछ जंतु हैं या फाइकोमाइसिटीज है जो आपके कवक के अंदर पाए जाते हैं। तो ये वाले जो हैं ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंदर आते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता। और अगर केंद्रक नहीं होगा तो वो क्या नहीं कर पाएगा, सेल डिवीजन है वो नहीं दर्शा पाएगा। इसीलिए ये सारे के सारे क्या होते हैं, कोशिका सिद्धांत के अपवाद के अंदर पाए जाते हैं। अगला पार्ट अपन इसके अंदर अब आगे बढ़ते हैं कि कोशिकाएं होती कितने प्रकार की हैं। आपकी प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, या कोशिका के क्या क्या भाग होते हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए दोस्तों, अगर कोशिका की संरचना की अपन बात करते हैं तो बेसिक रूप से कोशिका की क्या भाग होंगे, कितनी संरचना इसके अंदर होती है। अगर सेल स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसको 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग होता है जिसको कोशिका भित्ति या सेल वॉल, ये एक मर्द प्रकार का भाग होता है जो आपकी कोशिका के बाहर की तरफ पाया जाता है। दूसरा भाग होता है जिसके अंदर सजीव प्रकार का, या आप बोल सकते हो कि कोशिका भित्ति को छोड़कर जो बच गया वो क्या होगा, आपका प्रोटोप्लास्ट जो आपका पाया जाता है। और तीसरा पार्ट होता है जिसको रिक्तिका या वैक्यूल बोलते हैं। ये कोशिका के अंदर पाए जाने वाला एक रिक्त भाग या वैक्यूल पार्ट या वैक्यूम अपन बोल सकते हैं, जो कोशिका के अब विभिन्न प्रकार के कोशिकांग जितने भी हैं उन कोशिकांगों की स्थिति का निर्धारण करने का काम कौन करता है, रिक्तिका करती है। अब प्रोटोप्लास्ट की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोटोप्लास्ट है वो आपका 2 प्रकार का भागों में बांटा जाता है। एक तो प्रोटोप्लास्ट वो होगा जो आपकी ऊपर की झिल्ली अगर बाहर निकल जाती है, जो आपकी कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है, जीवित आवरण जो कोशिका का पाया जाता है वो बाहर हो जाएगा। और दूसरा जो भाग होता है जिसको अपन प्रोटोप्लाज्म या क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कहा जाता है। अब जीव द्रव्य के बाद में अगर देखें, जीव द्रव्य को आगे चलकर 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो जीव द्रव्य किसके अंदर आएगा, आपका कोशिका द्रव्य का निर्माण करता है, और दूसरा क्या, कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक का निर्माण करता है। अब केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक आवरण आ जाएगा। केंद्रक की जो झिल्लियां हैं वो इसके अंदर है, न्यूक्लियोलस केंद्रिका है, इसी के अंदर क्रोमोसोम वगैरह जो केंद्रक द्रव्य है, न्यूक्लियोप्लास्ट, जो सारी न्यूक्लियोप्लाज्म है वो सारी की सारी चीजें केंद्रक के अंदर मिलेगी। लेकिन केंद्रक के बाहर के जितने भी कोशिकांग वगैरह है, चाहे वो सजीव हो चाहे थोड़ा सा निर्जीव पार्ट हो, वो सारे के सारे पदार्थ हैं वो किसके अंदर आते हैं, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में। अब साइटोप्लाज्म में 2 प्रकार के भाग होंगे। एक तो ऐसा भाग जो जीवित प्रकार की कोशिकाएं होंगी जो अपनी दैनिक कार्य के अंदर सहायता प्रदान करते हैं, अलग अलग प्रकार की दैनिक उपापचय क्रियाओं के अंदर काम करते हैं। और कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो निर्जीव प्रकृति के होते हैं, उनका काम होता है स्रावी करना, स्टोर करने का काम। तो देखिए ये जो निर्जीव पदार्थ है इनको सेल इंक्लूजन कहा जाता है। ये सेल के अंदर पाए जाने वाले वे पदार्थ होते हैं जो या तो क्या काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, जो भी कोशिका के लिए स्टोरेज या संग्राहक के रूप में काम करते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट का करे, चाहे प्रोटीन का करे, चाहे फैट का करे, इनका स्टोर करने का काम करते हैं। या क्या काम करते हैं, ये सिक्रेशन के अंदर सहायता प्रदान करते हैं, स्रावी प्रकृति के होंगे। सिक्रेटरी आपके मिलेंगे जिसके अंदर एंजाइम या हार्मोन का क्या करेंगे, ये स्राव करने का काम करेंगे, उनके निर्माण करने का काम करेंगे।
और तीसरे इसके अंदर क्या होते हैं, एक्साइटरी उत्सर्जी प्रकार के होते हैं, जो या तो गम के रूप में पादप की कोशिका या तो गम के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ त्यागेगी, या रेजिन के रूप में त्यागेगी, या लेटेक्स के रूप में अपना उत्सर्जी पदार्थ है वो त्यागने का काम करती है। लेकिन अगर कोशिकांगों की बात करें तो कोशिकांग है, अगर अपन देखें तो सामान्यतः दो भागों में इसको बांटा जाता है। वे कोशिकांग जिनके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिनको झिल्ली युक्त कोशिकांग कहते हैं, और वे कोशिकांग जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती वो झिल्ली रहित कोशिकांगों के अंदर आते हैं। तो झिल्ली रहित कोशिकांगों के अंदर राइबोसोम और आपके सेंट्रोसोम होते हैं। बहुत बार एग्जामों के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि इनमें से झिल्ली रहित कोशिकांग होगा, और उसमें ऑप्शन 100% हर बार क्या दिया जाता है, राइबोसोम ही दिया जाता है। सबसे छोटा कोशिकांग होता है कोशिका का जिसके ऊपर क्या नहीं पाई जाती, मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होता है। लेकिन झिल्ली युक्त की बात करें तो झिल्लियां भी दो प्रकार की है। कोई कोशिकांग ऐसा जिसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, कुछ कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनमें केवल सिंगल मेम्ब्रेन होती है। तो डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग है तो वो सबसे पहला आपको याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा याद रखना आपका क्लोरोप्लास्ट या प्लास्ट, प्लास्टिड नाम आ जाए या क्लोरोप्लास्ट आ जाए, एक ही बात है। तो एक ये दो मोस्ट आपको याद रखने हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। एग्जाम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कौन से प्रकार का कोशिकांग है, या दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इनमें से कौन सा है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। ऑप्शन के अंदर आपको 100% मिलता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार का दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। फिर आपका क्लोरोप्लास्ट जो आता है गोल्जी बॉडी है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपृथ्वी जालिका है, वो एक ऐसा कोशिकांग आपका दोहरी झिल्ली युक्त है। लेकिन अगर सिंगल आपको बोल दे, सिंगल मेम्ब्रेन वाला बोल दे, तो उसके अंदर क्या याद रखना आपको, एक तो लाइसोसोम याद रखना है और एक आपको क्या याद रखना, प्रोक्सियोसोम है। ये दो आपको कम से कम याद रखने हैं। लाइसोसोम और प्रोक्सियोसोम ऐसे कोशिकांग हैं जिनके ऊपर केवल क्या पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन या एकल झिल्ली उनके ऊपर पाई जाती है। और एक आपका क्या हो जाएगा, ब्लोक्सियोसोम जो आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके अंदर अपन पढ़ेंगे इनके बारे में। तो उनके अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग हैं वो इसके अंदर मिलेंगे आपको। तो ये एक विशेष प्रकार से अपन देखें तो कोशिका की संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन एक एक के बारे में, सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका की, अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किस में मिलेगी, किस में नहीं मिलेगी, किसकी बनी होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, सबके बारे में। कोशिका झिल्ली, कोशिका जो आपकी मेम्ब्रेन है, आपकी रिक्तिका है, केंद्रक के बारे में अपन पढ़ेंगे। सभी प्रकार की कोशिकाओं के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो ये अपन पढ़ते हैं आगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट, पहला कोशिकांग आता है इसके अंदर आपका सेल वॉल या कोशिका भित्ति। तो सेल वॉल के बारे में अपन ने पहले ही पढ़ा है कि जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका देखी थी, वास्तव में उसने क्या देखा था, कोशिका की वॉल देखी थी। उसने इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर देखी थी कि पादप कोशिका थी, आपकी कोरक जो अपन ने पढ़ा था, छाल थी मर्द प्रकार की, उसके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखी थी, उसको केवल कोष दिखे थे। ठीक है, उन्हीं कोष को अपन क्या बोलते हैं, सेल वॉल या कोशिका भित्ति। ठीक है, ये सामान्यतः कैसी होती है, मर्द प्रकार की होती है, डेड प्रकार की होगी आपकी। लेकिन बात यहाँ पे कि किसमें पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, एल्गी में पाई जाती है, फंजाई और जीवाणु में पाई जाती है। आपकी कवक है, जीवाणु, शैवाल इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन ये मिलती किसके नहीं, जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती। लेकिन पादप के अंदर भी अगर देखें तो पादप के किसमें, गैमेट सेल जो होती है, युग्मक कोशिका जो होती है उसमें भी नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका के साथ साथ पादप की भी एक ऐसी कोशिका है जिसमें नहीं मिलती। वो कोशिका कौन सी होती है, उसकी गैमेट सेल होती है, उसके अंदर कोशिका भित्ति आपको नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं कि अलग अलग पादपों में किसकी बनती है, शैवाल, कवक या जीवाणु में किसकी बनी होती है। तो देखो पादपों के अंदर किसकी बनती है, या तो सेलुलोज की होगी, हेमिसेलुलोज होगी, इसके ऊपर पेक्टिन वगैरह का जमा होने के कारण इनकी बनी होती है। शैवाल की अगर बात करते हैं तो शैवाल के अंदर किसकी बनी होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, या कुछ शैवाल ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर किसकी बनी होगी, आपकी सेलुलोज। तो सामान्यतः ग्लाइकोप्रोटीन और सेलुलोज से निर्मित होती है। शैवालों के अंदर पहला ऑप्शन आपका ग्लाइकोप्रोटीन आ जाएगा इसके अंदर। कवक की अगर बात करते हैं तो कवक के अंदर किसकी बनी होगी भाई, काइटिन की बनी होती है, जिसको ग्लूकोसेमिन से या ग्लूकोसेमिन दोनों के अंदर से आपको मिल जाएगा। ज्यादातर ऑप्शन के अंदर काइटिन दिया जाता है तो आपको याद रख लेना काइटिन। अगर काइटिन ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या याद रखना, ग्लूकोसेमिन से निर्मित होगी आपकी। और जीवाणु के अंदर होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या म्यूरिन आप बोल सकते हैं। तो इनके अंदर आपको मिल जाए पेप्टाइडोग्लाइकेन, म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन है तो उसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, तो वो किसकी बनी होती है, वो आपके जीवाणु की बनी होती है।
अब बारी आती है कि कोशिका भित्ति बनती कैसे, स्टार्टिंग क्या होती है। तो स्टार्टिंग होती है जब आपकी कोशिका का विभाजन चलता है, सेल का जब डिवीजन चलता है, तो उस सेल डिवीजन के अंदर क्या होगा, एक विशेष प्रकार की अवस्था पाई जाती है जिसको अपन बोलते हैं टीलोफेज। आपकी 4 अवस्थाएं पाई जाती है कोशिका विभाजन में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो सबसे लास्ट की स्टेज होती है टीलोफेज, उसके अंदर पादप की कोशिका इस प्रकार की आपको मिलेगी। और उसके यहाँ पर केंद्र के अंदर क्या होगा कि जो आपकी ईआर होती है, अंतःपर्दवी जालिका है, या आपकी गोल्जिकाएं है, या आपके जो तरकु तंतु है, ये आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार के रसायन या पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसको बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। इस फ्रेगमोप्लास्ट का निर्माण कर लेते हैं ये गोल्जिकाएं, ईआर के टुकड़े या तरकु तंतु आपस में मिलकर इसका निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ पर बात ये याद रखने की, निर्माण कहाँ होता बीच में। अब धीरे धीरे इसके ऊपर क्या जमा स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये पैक्टेट है, उसके कण अगर जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे फ्रेगमोप्लास्ट के ऊपर, तो ये फ्रेगमोप्लास्ट किसका निर्माण कर लेता है, कि सेल प्लेट का निर्माण कर लेता है, कोशिका पट्टिका का निर्माण कर लेता है इस तरीके से। और यही कोशिका पट्टिका अगर एक और दूसरी कोशिका पट्टिका के साथ अगर जुड़ जाएगी इस तरीके से, अगर 2 कोशिकाएं पट्टिकाएं बन जाते हैं, एक साथ जुड़ जाती है, तो ये किसके रूप में बदल जाएंगी, मध्य पटलिका या मिडल लेमिला के अंदर बदल जाती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि मध्य पटलिका बनी किसकी होती है, तो सामान्यतः मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट के कण इसके ऊपर सर्वाधिक मात्रा में जमे होते हैं, इसीलिए किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, पैक्टेट की। अब ये मध्य पटलिका आगे चलकर किसके अंदर बदल जाती है, आपकी प्राथमिक जो कोशिका भित्ति है उसके अंदर बदल जाएगी। प्राथमिक कोशिका भित्ति के अंदर क्या आपकी मध्य पटलिका बदल जाती है, और यहाँ पर आप बोल सकते हो किसका निर्माण हो गया, सेल वॉल का निर्माण हो गया। वास्तव में अगर अपन देखते हैं तो मान लीजिए एक कोशिका ये वाली है और एक कोशिका ये वाली है, इन दोनों कोशिकाओं के बीच में जो ये भाग मिल रहा है इसको बोलते हैं मध्य पटलिका। ये आपका कौन सा भाग, आपका मिडल लेमिला कहलाता है, मध्य पटलिका। और मध्य पटलिका के पास में सबसे पास वाली जो साइड होती है, मध्य पटलिका के टच के अंदर है, ये जो आपको देखने को मिल रही है ये वाली होती है प्राथमिक सेल वॉल। ये क्या होगी आपकी प्राथमिक कोशिका भित्ति, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल ये होगी यहाँ पे, दोनों साइड के अंदर है। और अब ये प्राइमरी सेल वॉल है, धीरे धीरे इस पर पैक्टिन, मैग्नीशियम आदि के यानी पैक्टिन के कण है, लिग्निन है, सुल्फेट आदि के जमा होते होते ये सेकेंडरी के अंदर बदल देना स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर वाली बनती है आपकी ये सेकेंडरी जो आपकी बनती है, ये द्वितीय प्रकार की सेकेंडरी सेल वॉल आपकी है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको केवल ध्यान में यही रखना है कि मध्य पटलिका के पास में जो पाई जाती है दोनों साइड में, वो कौन सी होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति, और उसके अंदर की तरफ जो बनती है वो द्वितीयक है, उसके आगे तृतीयक बनती है, फिर टर्सरी सेल वॉल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी, इस तरीके से बनती रहती है। अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, कोशिका भित्ति बनेगी जो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार की होगी। किसी पादप में केवल प्राइमरी मिलती है, किसी पादप में प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मिलती है, किसी पादप में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी यानी तीसरी कोशिका भित्ति भी मिलती है, जो रेर प्रकार के पादप होते हैं उनके अंदर अपन देखेंगे। तो ये सामान्यतः अपन कोशिका की अगर उत्पत्ति की बात करते हैं तो आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी कि फ्रेगमोप्लास्ट जो होते हैं इससे इसकी उत्पत्ति होती है। और फ्रेगमोप्लास्ट वास्तव में होते क्या है, गोल्जिकाएं, ईआर के टुकड़े, तरकु तंतु, स्पिंडल फाइबर आपस में जुड़कर एक पदार्थ का निर्माण कर लेंगे, उसी को अपन फ्रेगमोप्लास्ट बोलेंगे। उसके ऊपर कैल्शियम मैग्नीशियम जमा होने के कारण क्या बनना शुरू होती है, आपकी कोशिका भित्ति बनना शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास जो अपनी होगी उसके अंदर अपन कोशिका भित्ति के जो आपके स्ट्रक्चर है वो अपन पढ़ेंगे, इसकी आणविक संरचना कैसी होती है, जिसके अंदर फाइबर होते हैं, जिसके अंदर मैट्रिक्स होते हैं, फाइबर के अंदर कौन कौन से इसमें फाइबर पाए जाते हैं आपके, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और इसकी संरचना क्या होगी, जिसके अंदर अपन मध्य पट्टिका के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति क्या होती है, तृतीय कोशिका भित्ति क्या होती है। अगर कोशिका भित्ति डेड है तो इसके अंदर जो आपके जीव द्रव्य है या अपन बोल सकते हैं जल और खनिज लवणों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको सेकंड जो ग्रेड है उसकी बायोलॉजी के सारे जितने भी टॉपिक हैं वो इसी प्रकार से आपको डिस्क्रिप्टिव मिलने वाले हैं इसके अंदर। धन्यवाद।